नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। दोस्तों, हमने आपसे पिछले वीडियो में शुरुआत की थी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है। और वो आपका पार्ट 1 था। और पिछले वीडियो में हमने आपसे चर्चा की थी कि पठार किसे कहते हैं, पठार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, और जो भारत का पठार है उसे हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और क्यों कहते हैं ये भी आपको बताया था। ठीक है। इन सबको हम चित्रों के माध्यम से हमने भी समझने की कोशिश की थी। इसके बाद हमने भारत के प्रायद्वीपीय पठार की कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी, जिसमें उसकी रचना, सीमाएं, क्षेत्रफल, रचना, उत्पत्ति, ऊंचाई आदि के बारे में हमने देखा था। ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार पर चर्चा की थी। इसके बाद हमने देखा था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं शामिल किए जा सकती हैं। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें अरावली पर्वत पर आपसे चर्चा की थी। ठीक है। तो ये वीडियो आपका पार्ट 2 है। इस पर हम चर्चा करते हैं आगे, और शुरुआत करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत अगली संरचना जो है वो है आपकी मालवा का पठार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मालवा का पठार अरावली पर्वत के दक्षिण में तथा विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित है। अर्थात मालवा पठार का विस्तार अरावली पर्वत और विंध्य पर्वत के बीच में है। ठीक है। मालवा का पठार या मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, काली सिंध नदियाँ उत्तर की ओर या उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है। क्योंकि हमने बताया कि नदियाँ उसी दिशा में प्रवाहित होती हैं जिस दिशा में ढाल होता है। तो मालवा का पठार का ढाल उत्तर की तरफ है, तो चंबल, बेतवा और काली सिंध ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। मालवा पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है। ठीक है। जिसके कारण मालवा पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है। आप दोस्तों याद रखना कि जहाँ जहाँ पर या जिस पठार का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है वहाँ पर काली मिट्टी ही पाई जाती है। और आपको पता है कि काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। मालवा पठार से मुख्य रूप से चंबल नदी, बेतवा नदी और काली सिंध नदियाँ निकलती हैं। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपर्दित कर दिया है। किसने? चंबल और उसकी सहायक नदियों ने, जिसके कारण यहाँ घाटी नुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। यानी कुछ इस प्रकार से इसकी संरचना है, यानी घाटियाँ हैं। ठीक है। फिर ऊंचाई है, फिर घाटियाँ हैं, तो घाटी नुमा आकृतियाँ पाई जाती हैं। चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को अपर्दित करके बीहड़ खड्ड में परिवर्तित कर दिया है। ऐसे अपर्दन को अब नलिका अपर्दन, खड्ड अपर्दन या नाली अपर्दन भी कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, चंबल की घाटी डाकुओं के लिए प्रसिद्ध थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपकी खड्डे नुमा संरचनाएं ऐसी थीं, यानी घाटी है, फिर ऊंचाई, फिर घाटी, फिर ऊंचाई, इसलिए वहाँ पर डाकू वगैरह अधिक होते थे। इस चित्र में आपको मालवा पठार की लोकेशन दिखाई गई है। यहाँ पर आपको पता है कि अरावली पर्वत है। ठीक है। और यहाँ पर पता है आपको कि विंध्य पर्वत श्रेणी है। इनके बीच में जो पठार आता है वो मालवा का पठार आता है। ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। यानी मालवा पठार का जो दोस्तों विस्तार है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में है। ठीक है। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी आ जाता है। इसके बाद है छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर का पठार झारखंड व पश्चिमी बंगाल राज्यों में विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार से दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी। ठीक है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल राज्य में
हुगली नदी में मिल जाती है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत में भ्रंश घाटी से 3 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। एक आपकी नर्मदा है, दूसरी आपकी ताप्ती है और तीसरी आपकी कौन सी नदी हो गई, ये हो गई आपकी दामोदर नदी। ठीक है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि छोटा नागपुर पठार के मध्य से कौन सी नदी बहती है, तो दामोदर नदी। और दामोदर किस में जाके मिलती है, तो हुगली नदी में जा कर के मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में विभाजित कर देती है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी बीच से बहती है। अब 2 भाग वो कौन से हैं? एक है आपका हजारीबाग का पठार और दूसरा है आपका रांची का पठार। यानी कि मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ से आपकी दामोदर नदी निकल रही है, तो उत्तर वाला जो पार्ट है वो आपका हजारीबाग का पठार है और जो दक्षिण वाला पार्ट है वो आपका रांची का पठार है। ठीक है, दामोदर नदी के उत्तर में हजारीबाग का पठार स्थित है तथा दामोदर नदी के दक्षिण में रांची का पठार स्थित है। रांची का पठार भारत में समप्राय मैदान का उदाहरण है। यानी कि ये पठार तो है लेकिन अब ये मैदान में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, नोट करके है कि पठार का एक ऐसा मैदान जहाँ चट्टानी टीले अथवा शिखर नहीं पाए जाते उसे समप्राय मैदान के नाम से जाना जाता है। यानी एक ऐसा पठार है जिसमें ना तो टीले पाए जा रहे हैं और ना शिखर पाए जा रहे हैं, तो आपका समप्राय मैदान है। दोस्तों भारत में 3 नदियां अपने भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, ये अभी आपको बताया, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी ईस्ट यानी पूर्व में प्रवाहित होकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ये वेस्ट में यानी पश्चिम में प्रवाहित होकर के ये आपकी अरब सागर में जाकर के मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। स्वर्णरेखा नदी के तट पर झारखंड राज्य की राजधानी रांची स्थित है, तो रांची किस नदी के किनारे है? स्वर्णरेखा नदी किनारे। स्वर्णरेखा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार है। यानी कि जितने भी पठार हैं भारत में अगर सबसे समृद्ध देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार ही समृद्ध है। किसमें? खनिज संपदा में। तो कौन कौन से खनिज हैं? जैसे लोहा, कोयला, यूरेनियम आदि खनिज यहाँ पर प्राप्त होते हैं। आपको हमने बताया भी था कि जो कोयला है आपका वो दामोदर, महानदी और कावेरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। भारत में जो यूरेनियम है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जादूगोड़ा खान से प्राप्त होता है। यानी जादूगोड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही आती है। खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। वैसे अगर विश्व में देखा जाए जो रूर है वो आपका जर्मनी में पड़ता है। जर्मनी का एक क्षेत्र है जिसे रूर कहते हैं। ठीक है, तो भारत का रूर छोटा नागपुर पठार को कहते हैं। नोट करके दिया गया है कि रूर प्रदेश जर्मनी में है। जर्मनी में 2 नदियाँ रूर और राइन प्रवाहित होती हैं। इन नदियों के बीच के क्षेत्र को रूर प्रदेश कहा जाता है। यानी रूर और राइन नदी के जो बीच का क्षेत्र है जर्मनी में वो रूर प्रदेश कहलाता है और यह प्रदेश भी खनिज संसाधनों का प्रचुर भंडार है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। यानी कि मान लीजिए छोटा नागपुर का पठार है आपका, तो इधर उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और राजमहल पहाड़ी की जो अवस्थिति है मुख्य रूप से वो झारखंड राज्य में है। दोस्तों इस चित्र में आपको छोटा नागपुर की लोकेशन के साथ साथ और भी पठारों की लोकेशन दिखाई गई है। तो ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसके उत्तर पूर्व में है राजमहल की पहाड़ियाँ और इसके बीचों बीच से निकलती है दामोदर नदी।
उत्तर का भाग हजारीबाग का पठार, दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। ठीक है, शिलांग पठार की लोकेशन देख सकते हो आप। दंडकारण्य पठार की लोकेशन देख सकते हो। तेलंगाना पठार आपका ये रहा, ये कर्नाटक का पठार है। दक्कन का पठार आपकी लोकेशन ये है, ये मालवा का पठार है, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, और ये आपका बघेलखंड का पठार है। तो इन पठारों की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी आपको छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर का पठार दिखाया गया है। ठीक है, ये आपको जो ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये दामोदर नदी है। ये आपकी राजमहल पहाड़ियाँ हैं उत्तर पूर्वी विभाग में। उत्तर के पार्ट को हजारीबाग पठार और दक्षिण के पार्ट को रांची का पठार कहते हैं, और इस संपूर्ण पठार को मिलाकर के छोटा नागपुर पठार कहलाता है। इसके बाद अगला पठार है आपका मेघालय का पठार। मेघालय का पठार या इसे शिलांग का पठार भी कहते हैं, तो इसको भी देखते हैं। शिलांग पठार एक स्वतंत्र पठार ना होकर यह प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही हिस्सा है। यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, उसी का हिस्सा है शिलांग का पठार। यद्यपि शिलांग पठार की अवस्थिति हिमालय के समीप है, किंतु वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। यानी हिमालय के पास तो अवस्थित है, लेकिन वो विस्तार किसका है? राजमहल पहाड़ी का ही पूर्वी विस्तार है। और जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं कि शिलांग का पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ठीक है, जलोढ़ निक्षेप। जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र को काटकर मैदानी क्षेत्र में अवसादों को पाट देती हैं तो इसे जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। शिलांग पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा पहाड़ी। ठीक है, ये 5 पहाड़ियाँ शिलांग पठार के अंतर्गत ही आती हैं। शिलांग पठार के अंतर्गत शामिल गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में हैं। यानी ये 5 पहाड़ियों में से गारो, खासी, जयंतिया ये तो मेघालय राज्य में है, लेकिन मिकिर और जो रेंगमा पहाड़ियाँ हैं ये शिलांग पठार के अंतर्गत तो हैं, लेकिन ये असम राज्य में अवस्थित हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो कि गारो पहाड़ी पर स्थित है। तो शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोकरेक, और ये गारो पहाड़ी पर है, यानी कि मेघालय में है। मेघालय का अर्थ ही होता है दोस्तों मेघों का घर। ठीक है, इस चित्र में आपको ये दिखाया गया है मेघालय का पठार। और भी आपको बहुत सारे पठार दिखाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो मेघालय का पठार है ये राजमहल पहाड़ियों का ही पूर्वी विस्तार है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। आगे देखते हैं। इसके बाद है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, अगर इसी चित्र में हम देखें विंध्य पर्वत श्रेणी को, तो ये है आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, यानी विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में मालवा का पठार है और दक्षिण में आपकी नर्मदा की घाटी पड़ती है यहाँ पर। इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसके बाद ताप्ती नदी की घाटी है। तो चलो आगे इसी को देखते हैं। अवस्थिति की बात करें अगर, तो यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है और पूर्व पश्चिम में दिशा में नर्मदा नदी के समानांतर चलता है। यानी कि दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी है और उत्तर में मालवा का पठार है विंध्य पर्वत श्रेणी के। यह गुजरात के चौबट से बिहार के सासाराम तक 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक फैली हुई है। यानी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वो गुजरात के जोबट से सासाराम बिहार तक है, लगभग 1200 किलोमीटर। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में स्थित यह श्रृंखला दक्कन की उत्तरी सीमा बनाती है, यानी दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। गंगा और दक्षिण भारतीय नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। या आप ऐसे भी कह सकते हो
कि ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ इसी पर्वत श्रेणी से विभाजित होती हैं। आगे देखते हैं संरचना। इसे ब्लॉक पर्वत माना जाता है क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी की पपड़ी में दरारों के माध्यम से हुआ था। ठीक है, तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ऊंचाई की बात करें तो इस श्रेणी की सामान्य ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। ठीक है, संरचना देखें अगर इसकी, तो क्षैतिज रूप से प्राचीन अवसादी चट्टानें शामिल हैं जिनका पश्चिमी भाग लावा से ढका हुआ है। नदियों की बात करें अगर, तो इस क्षेत्र में यानी विंध्य पर्वत क्षेत्र में बेतवा, केन और चंबल सहित कई नदियां बहती हैं। पर्वतमाला, ये पर्वत पूर्व की ओर 2 शाखाओं में विभाजित है। यानी जो विंध्य पर्वत श्रेणी है ये पूर्व की ओर 2 शाखाओं में विभाजित है। कौन कौन सी? एक तो है कैमूर पर्वतमाला और दूसरी है भरनार पहाड़ियाँ। कैमूर पर्वतमाला जो है ये उत्तरी शाखा है जो सोन नदी के उत्तर में पश्चिमी बिहार तक जाती है, और भरनार पहाड़ियाँ ये विंध्य पर्वत की दक्षिणी शाखा है जो सोन नदी और नर्मदा नदियों के ऊपरी भाग के बीच से होकर सतपुड़ा पर्वत से जाकर के मिल जाती है। इस चित्र में दोस्तों विंध्य पर्वत श्रेणी को दिखाया गया है आपकी। ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसके उत्तर में आपका मालवा का पठार है, यहाँ पर दक्षिण में आपकी नर्मदा नदी की घाटी है, इसके बाद सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इस चित्र में आपको ये दिखाया गया है। इसके बाद अगला है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, विंध्य पर्वत को भी ब्लॉक पर्वत माना जाता है, लेकिन एक्चुअलिटी में जो उदाहरण है ब्लॉक पर्वत का वो सतपुड़ा है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी तथा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी स्थित है। ठीक है, 2 भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। यानी कि अगर हम इसका चित्र बनाएं अगर, तो कुछ हम इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। तो ये तो आपकी भ्रंश घाटियाँ हैं दोनों, ये आपकी नर्मदा की घाटी है, ये ताप्ती की घाटी है, और इसके मध्य में जो ऊपर उठा हुआ ये भाग है इसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। मान लेते हैं ये आपका सतपुड़ा है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है। यानी कि सतपुड़ा जो है वो 3 पहाड़ियों के रूप में पश्चिम से पूर्व विस्तृत है, और पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम है। तो सबसे पहले तो राजपीपला पहाड़ी है, इसके बाद महादेव पहाड़ी है, इसके बाद आपकी मैकाल पहाड़ी है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से है, तो ये तो पूरा का पूरा तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसका जो पश्चिमी पहाड़ी है ये आपकी राजपीपला पहाड़ी है, मध्य वाली जो पहाड़ी है महादेव पहाड़ी है, और जो पूर्वी पहाड़ी है उसे मैकाल पहाड़ी कह सकते हैं। राजपीपला जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत पर स्थित मध्य पहाड़ी है, और सतपुड़ा पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है धूपगढ़ी, और ये महादेव पहाड़ी पर ही स्थित है। यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी के अंतर्गत जो 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी, जो धूपगढ़ी है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है और वो इसी मध्य पहाड़ी पर ही स्थित है। मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा भी बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है। अमरकंटक चोटी के समीप ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है, होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, और जो सोन नदी है वो अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है
और पटना के पास गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये धूपगढ़ चोटी के पास ही स्थित है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत का जो विस्तार है वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, ये तो आपकी राजपीपला पहाड़ी है, ये आपकी महादेव पहाड़ी है, ये आपकी मैकाल पहाड़ी है। और मैकाल पहाड़ी पर ही आपकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है। अमरकंटक के जो पश्चिमी सिरे से नर्मदा नदी निकलती है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और उत्तरी सिरे से सोन नदी निकलती है जो गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस चित्र में आप देख सकते हो इसे आसानी से, ये आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम दक्कन पठार के बारे में। दक्कन पठार की जो अवस्थिति है वह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मध्य में स्थित है। दक्कन पठार मुख्य रूप से दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना हुआ है। दक्कन ट्रैप मतलब ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से बना हुआ है। ठीक है। दक्कन पठार के अंतर्गत कुछ निम्नलिखित संरचनाएं शामिल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसे पहली आपकी हरिश्चंद्र पहाड़ी, ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में है। बालघाट पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र में है। और गविलगढ़ पहाड़ी ये भी आपकी महाराष्ट्र में है। और ये सभी आपकी दक्कन पठार के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है। दक्कन पठार के अंतर्गत दंडकारण्य पठार भी आता है। दंडकारण्य के पठार का विस्तार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्य में है। और हिस्सा किसका है? ये दक्कन पठार का ही हिस्सा है। दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत ही बस्तर का पठार भी स्थित है। यह दंडकारण्य पठार के दक्षिण में स्थित है। भारत में टिन का एकमात्र भंडार बस्तर पठार में ही स्थित है। यानी कि पूरे भारत में जो टिन पाया जाता है वो बस्तर के पठार में ही आता है। और बस्तर का पठार जो है वो दक्कन पठार का ही हिस्सा है। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये आपका है पूरा का पूरा दक्कन का पठार। ठीक है। ये आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका बस्तर का पठार है। और बस्तर के पठार की उत्तरी सिरे पर यहाँ पर आपका दंडकारण्य का भी पठार है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। इसके बाद अगली संरचना है आपकी महानदी बेसिन। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य पठार के उत्तर में तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य में स्थित है। यानी कि जो महानदी प्रवाहित होती है, मान लीजिए दक्कन का पठार है, इसके बाद महानदी प्रवाहित होती है, इसके बाद उत्तर में छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है। महानदी बेसिन का क्षेत्र धान उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली जिले को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो चंदौली जिले का कहते हैं। और भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसी महानदी बेसिन क्षेत्र को ही कहते हैं। ठीक है। इस चित्र में आप महानदी अपवाह तंत्र को देख सकते हो। ठीक है। ये आपकी महानदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे कि ईब नदी, केलो नदी, मांड नदी, बोरोई नदी, हसदेव नदी। ठीक है। ये उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा दक्षिण से तेल नदी आपकी मिलती है आकर के। ठीक है। और भी दोस्तों बहुत सारी आपको नदियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा पर्वत श्रेणी भी हैं जैसे कैमूर पर्वत श्रेणी। ठीक है। ये आपका खुर्जा पहाड़ी है, लुडेंग पहाड़ी यहाँ पर है,
गोडरी पहाड़ी, मलाज कुंडम पहाड़ी, सिहावा पर्वत, नवरंगपुर पहाड़ी, भातुगढ़ की पहाड़ी, ठीक है, मलेव डोंगर पहाड़ी, रदन पहाड़ी, ये सभी की सभी आपकी किसके अंतर्गत आ रही हैं? महानदी बेसिन के अंतर्गत। और आपको पता है कि महानदी बेसिन के दक्षिण में कौन सा पठार है? तो दंडकारण्य का पठार। और उत्तर में कौन सा है? तो छोटा नागपुर पठार है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम यहीं तक बात करते हैं क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, और आज हमने आपसे बात की मालवा पठार के बारे में। इसके बाद छोटा नागपुर पठार के बारे में बात की आपसे। इसके बाद हमने आपसे बात की मेघालय या शिलोंग का पठार के बारे में। इसके बाद विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में चर्चा की। और इसके बाद हमने बात की आपसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दक्कन के पठार के बारे में और महानदी बेसिन के बारे में आपसे चर्चा की। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तब तक आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।